तो हमारा विषय आज चर्चा का है, इज़ द साइंस टुडे रियली साइंटिफिक? क्या विज्ञान वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति को पालन करता है आज की परिस्थिति में या नहीं? ये हमारा विषय है। तो पहले तो ये प्रश्न उठता है कि इस्कॉन मंदिर के अंदर, जहाँ पर अपेक्षा है कि हम भगवान के विषय में बात करेंगे, मंदिर का प्रयोजन है भगवान को जानना, एक मुख्य तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि मंदिर का मतलब कुछ भगवान के विषय में बात होगी। तो फिर क्यों हम ये एक ऐसा विषय आज डिस्कस कर रहे हैं जिसका लगता है कि भगवान से क्या लेना देना है, साइंस साइंटिफिक है कि नहीं है? तो सामान्य रूप से जो हम विज्ञान को देखते हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो विज्ञान ने डेवलप की हैं और उससे कैसे हमारा जीवन बहुत अधिक आरामदायक होता जा रहा है, कैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, जो चीज़ हम पहले नहीं जानते थे आज जानते हैं, कैसे ये प्रकृति चल रही है और नए नए अजूबे, डिस्कवरीज़, नई नई खोजें, तो ये सब है विज्ञान। यहाँ तक कि हम यहाँ पर आज बैठे हैं, यहाँ पर भी साइंस की ही देन है। ये माइक साइंस की देन है, ये फ़ोन साइंस की देन है, और ये पूरा सिस्टम्स, एम्पलीफायर सिस्टम्स, फैंस, ट्यूबलाइट्स, आप कहीं पर भी हाथ रखेंगे वहाँ पर आधुनिक विज्ञान की देन है। तो सामान्यतः हम इस रूप में साइंस को देखते हैं, साइंस जिसने हमारे जीवन में बहुत मदद की है अलग अलग तरीके से। और एक बहुत बड़ा एरिया है साइंस का मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, करेक्ट। वो कोई नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन एक मॉडर्न मेडिसिन ने हमारे जीवन को, बीमारियों को, उसको ठीक करना और बहुत कुछ कितना बदल दिया। आज हम सोच भी नहीं सकते हैं जीवन मॉडर्न मेडिसिन के बिना। कितने लोगों का जीवन महीना भी शायद बीतता होगा बिना कोई दवाई खाए हुए। इतना ज़्यादा हमारा गहरा संबंध है मेडिसिन से, और मेडिसिन जो है वो भी साइंस की देन है। तो इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से हम नहीं देख पाते हैं वो ये चीज़ कि विज्ञान की इन खोजों के साथ साथ विज्ञान का एक पूरे जगत को लेकर दृष्टिकोण भी है, वर्ल्ड व्यू, आधारभूत संसार को और हमको लेकर के कुछ आधारभूत समझ या विचार, वो भी इन साइंस की जो अलग अलग खोजें हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो शायद सामान्य व्यक्ति इतनी सरलता से उस चीज़ को नहीं देख पाता है। जैसे ये सृष्टि, जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो अल्टीमेटली क्या है, रियलिटी अल्टीमेटली क्या है? तो विज्ञान के अनुसार रियलिटी केवल जड़ पदार्थ है, उसके अलावा और कुछ रियलिटी नहीं है। इसका मतलब कि पेड़ पौधे, जानवर, वो सब केवल जड़ पदार्थ हैं। जो प्रकृति है वो एक मशीन है, हर चीज़ एक मशीन है, क्योंकि हर चीज़ पदार्थ है, भौतिक पदार्थ मैटर, जिसको हम अल्टीमेटली एटम्स और इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी समझ के अंतर्गत अगली उससे जुड़ी हुई समझ है कि हर चीज़ एक मशीन है, मशीन से अलग कुछ नहीं है। तो सामान्य रूप से हम पंखे को मशीन समझते हैं, मतलब मशीन है, ये मशीन है, हम समझते हैं मशीन है। लेकिन
क्या हम एक कुत्ते को भी एक मशीन समझते हैं उसी तरह से जैसे पंखा एक मशीन है? सामान्य रूप से नहीं समझते हैं। सामान्य रूप से जब हम कुत्ते को बिल्ली को देखते हैं तो हम अलग देखते हैं, ये मशीन है और ये एक लिविंग एंटिटी है, ये एक प्राणी है, करेक्ट। लेकिन कितने लोग ये सोचते हैं गहराई में कि वास्तव में विज्ञान का कहना है, वर्तमान समय के विज्ञान का कहना है कि कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे और ये पंखे में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। कितने लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि पंखे में और एक पेड़ पौधे कुत्ते में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, बस केवल कॉम्प्लेक्सिटी का अंतर है। वो भी जड़ पदार्थ है, ये भी जड़ पदार्थ, ये भी एक मशीन है, वो भी एक मशीन है। अरे कुत्ते बिल्ली को छोड़िए, पौधे को छोड़िए, आप और मैं, हम भी केवल एक मशीन है। हाँ, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड मशीन है। जैसे कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी केवल मशीन हैं। ये आधुनिक वर्तमान विज्ञान की मूलभूत समझ है हमारे बारे में। और इस तरह से पूरी जो प्रकृति है वो अल्टीमेटली उसके अंदर कोई प्राण जैसी कुछ ही नहीं। और जो जहाँ जिसमें प्राण हैं, प्रतीत होते हैं प्राण, वो भी एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। जीवन के लक्षणों का होना, उसको सोचना कि ये कुछ जीवन और अजीवन में अंतर है, ये सोचना, मूल रूप में कोई अंतर है, ये सोचना एक भ्रम है। ये विज्ञान के अनुसार ये सच्चाई है, मतलब विज्ञान ये कहता है। तो फिर अल्टीमेटली क्योंकि हर चीज़ पदार्थ है, इसीलिए जो जीवित, तथाकथित जीवित, सो कॉल्ड लिविंग, बिकॉज एक्चुअली नथिंग इज लिविंग, देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो जीवित हैं उनके अंदर एक ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उनका कोई लक्ष्य होता है, वो कोई एक उद्देश्य लेकर के कार्य करते हैं, करेक्ट। आप और हम, आप अभी कॉलेजेस में हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो कितना सहज है हम लोगों के लिए सोचना कि हाँ, हम तो एक सोचते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मैं सुबह में जाता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, तो मुझे पता है मैं जॉब पे क्यों जा रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य है उसके पीछे। उद्देश्य है कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? ठीक है, मेरा एक परिवार है, मुझे परिवार चलाना है। ओ, ये शरीर है, शरीर को टिकाना है, या मेरी ये इच्छा है, मुझे ये प्राप्त करना है। कुछ उद्देश्य लेकर के हम काम करते हैं। कितना सहज है हम लोगों के लिए सोचना है कि हम किसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। ये पंखा घूमता है, ये क्या, ये कोई उद्देश्य को लेकर ही घूमता है? नहीं घूमता। हम में से कोई सामान्य रूप से नहीं सोचा है कि पंखा कोई उद्देश्य को लेकर, अच्छा ये मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं नीचे, इनको हवा देनी है, इसलिए चलो मुझे घूमना चाहिए। पंखे के अंदर ऐसा कोई विचार होगा हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसा विचार होता है। हमारे अंदर पर्पस होता है और फिर उसी के अनुसार फिर हमारी इच्छाएं होती हैं। और हम एक और बड़ा अंतर हम देखते हैं कि हम सब सुख दुख अनुभव करते हैं, और सुख दुख के अलावा हम कलर्स को अनुभव करते हैं, है ना, हम अनुभव करते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते कि पंखा, ट्यूबलाइट वो कुछ अनुभव करती हैं। पंखा भी चल रहा है ना, उससे दामोदर चैतन्य प्रभु रिलीव्ड अनुभव कर रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत अच्छा है, पंखा चल रहा है। लेकिन पंखा ये अनुभव नहीं कर रहा है कि मेरे चलने से दामोदर चैतन्य प्रभु प्रसन्न है, करेक्ट। तो पंखा ये अनुभव नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम आसानी से सहजता सोचते हैं। लेकिन कितने लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान के अनुसार ये गलत है, विज्ञान के अनुसार ये मूर्खता है, विज्ञान के अनुसार ये पिछड़ापन है, ऐसा सोचना। हम केवल मशीन हैं, भले ही हमें लगता हो कि हम मशीन नहीं है, बट वी आर नथिंग बट बायोलॉजिकल मशीन्स। वी आर बायोलॉजिकल मशीन्स। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का मैटर है ना। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, कुछ अलग प्रकार के रसायन हैं। तो हम भी अल्टीमेटली तो रसायन हैं, हम भी वही फिज़िक्स के नियमों से काम कर रहे हैं जिस फिज़िक्स के सिद्धांत से ये पंखा काम कर रहा है।
वही केमिस्ट्री, वही फिज़िक्स, अल्टीमेटली एक ह्यूमन मशीन, ह्यूमन बीइंग्स वो एक मशीन है जिसको फिज़िक्स केमिस्ट्री की परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे एक क्रिकेट का गेम चल रहा है, एक बॉल फेंकी गई, अभी जो बॉल फेंकी गई वो कितने फोर्स से फेंकी गई उसको हम एक इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर उसमें इक्वेशन लगा करके हम समझ सकते हैं कि वो कितनी देर में बैट्समैन के पास पहुंचेगी, और वो जो पिच है उसकी जो इलास्टिक क्वालिटीज़ इत्यादि को कैलकुलेट करके हम ये भी समझ सकते हैं कि वो कितनी उछलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो क्रिकेट गेम ये चल रहा है, लेकिन क्या इन सब फिज़िकल फोर्सेस की डेफिनेशन से हम पूरे क्रिकेट गेम को हम समझा पाएंगे? क्या ये मैच एक हो, ऐसी हमने इच्छा की, ये भी तो इसका भाग है। जो रूल्स बनाए, रूल्स क्रिकेट के जो रूल्स बने कि एक ओवर में कितनी 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 बॉल्स होती हैं? 6 बॉल्स होती हैं। ओके, 6 टाइम, दिस इज़ कॉल्ड एन आउट। 7 क्यों नहीं? कोई फिजिकल लॉ है कि 7 नहीं हो सकती हैं? 8 नहीं, 7 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसा कोई फिजिकल लॉ है जो उसको गवर्न करता है कि एक आवर के अंदर, या अलग अलग प्रकार के मैच होते हैं, 50 आवर्स मैच। अभी पता नहीं, हमारे टाइम में ऐसा होता था, अभी तो पता नहीं क्या क्या होता है। सो इन आवर टाइम्स देयर वाज व्हाट इज़ कॉल्ड 5 डे मैच, और एक था 1 डे मैच। ये 2 चीज़ हुआ करती थी, अभी पता नहीं मुझे क्या है। सो 1 डे मैचेस में ऐसा होता था 50 आवर्स आई थिंक एक टीम को, एंड 50 आवर्स अनदर टीम, समथिंग लाइक दैट। तो इसका कोई आप अपने बैक ऑफ द माइंड में भी क्या सोचते हैं कि जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉल अगर इतनी गति से फेंकी गई तो कितनी देर में बैट्समैन के पास पहुंचेगी, तो क्या इसी प्रकार से फिक्स्ड लॉज हैं जिससे ये डिसाइड हुआ कि 50-50 आवर का ही एक होना चाहिए? है कोई ऐसा फिजिकल लॉ? एनीबडी हु नोज दिस लॉ? फिजिकल लॉ जिससे फिक्स हुआ कि 50 आवर्स ही होने चाहिए? नहीं। वो जो कपड़े पहनते हैं, वाइट या अलग अलग टीम अलग कपड़े, वो जो पहनते हैं उस कपड़े कलर यही होना चाहिए, उसका कोई फिजिकल लॉ है क्या? यही कपड़े तो बहुत सारे अलग अलग पहनते हैं वो लोग, ऐसा कोई फिजिकल लॉ है जो नेसेसिटेट करता है कि जैसे बॉल आपने फेंकी तो उसके क्लियर कट लॉज हैं जिसके द्वारा वो बॉल उतनी देर में वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अगर हवा नहीं चल रही है, अगर हम सब चीज़ों को बिल्कुल लेबोरेटरी कंडीशंस में कर पाएँ तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट पता चला सकते हैं कि बॉल कितनी देर में वहाँ हिट करेगी। लेकिन क्या उसी प्रकार के नियम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैच के रूल्स क्या होंगे? नहीं कर रहे हैं, करेक्ट? तो हमें लगता है कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बॉल की जो स्पीड इत्यादि है उससे कैलकुलेट करना वो एक अलग चीज़ है, वो फिज़िक्स के दायरे में आता है, वो मैथमेटिक्स के दायरे में आता है। लेकिन क्रिकेट के नियम क्या होंगे ये हमारी इच्छा के ऊपर होता है, करेक्ट? हम इस दिन मैच रखेंगे, एक दिन पहले क्यों नहीं, एक दिन बाद में क्यों नहीं, है ना? वो हमारी इच्छा के अंदर आता है। सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं, लेकिन आप जानते हैं विज्ञान क्या कहता है? नहीं, आपकी इच्छा नहीं है। वो इच्छा जो है वो भी एक नियम के कारण आप ऐसी इच्छा कर रहे हैं। उस समय में आपने ऐसी इच्छा की, उसका बिल्कुल फिजिक्स है उसके पीछे केमिस्ट्री है कि आपने उस समय में ऐसी इच्छा क्यों की। इच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग साइंस की परिभाषा में हम बात करें तो फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि फ्री विल का मतलब क्या रह गया? हर चीज़ तो लॉज ऑफ फिजिक्स के अनुसार डिटरमिन्ड है। क्योंकि साइंस अच्छी साइंस है, अच्छी कहलाएगी, साइंस उतनी अच्छी डेवलप कहलाएगी जितना अच्छा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है। अगर हमें देखना है कि कौन सी थ्योरी कितनी साइंटिफिक है तो उसका एक तरीका है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी जानना, यानी कि इस थ्योरी से आप फ्यूचर इवेंट्स कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
उसको बोलेंगे कि ये ज़्यादा ये साइंटिफिक है, ये मेथोडोलॉजी। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि इसका मतलब हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लॉज जो उस पर्टिकुलर चीज़ को गवर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, हम भविष्यवाणी कर पा रहे हैं, है ना। हमने बॉल फेंकी, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये वो दीवार जो यहाँ से इतना फीट दूर है उसको कितनी देर में टच करेगी, हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो थ्योरी, ये जो इक्वेशन है, मोशन की इक्वेशन है, वो साइंटिफिकली टेस्टिफाइड हो गई क्योंकि उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है। तो ये एक तरीका है साइंटिफिक है कि नहीं है ये जानने का। तो जो फ्री विल है, फ्री विल अगर वास्तव में उसको लिटरल रूप में हम स्वीकार करें तो आदमी की फ्री विल है, यानी कि उसकी इच्छा है। तो उसकी इच्छा को आप कैसे मेरी इच्छा ये भी हो सकती है, मैं कल को इच्छा बदल सकता हूँ, तो इसका मतलब वो फिक्स्ड नहीं रहा, वो डिटरमिन्ड नहीं रहा, वो प्रिडिक्टेबल नहीं हुआ फिर। तो इसलिए वो कैसे फिर उसको साइंटिफिक कहेंगे हमारी फ्री विल को। इसीलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग साइंस की परिभाषा में फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना। तो फिर स्वाभाविक है इसके आगे ये सृष्टि जो है वो पूरी जो बनी है वो इसी प्रकार के फिक्स्ड लॉज के द्वारा बनी है, चल रही है, इवॉल्व हो रही है। रिसेंटली उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के भेद रहे हैं, स्टैटिक थ्योरी है और बिग बैंग थ्योरी है लेकिन जो भी है लेकिन ये फिक्स्ड लॉज के द्वारा काम कर रही है ऐसी विज्ञान की मान धारणा है। तो फिर आत्मा का स्थान है वहाँ साइंस में, आधुनिक साइंस में, प्रेजेंट डे साइंस में आत्मा जैसी कोई चीज़ है? कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा मतलब एक नॉन मटेरियल एंटिटी, एक ऐसी कोई चीज़ जो जड़ नहीं है, यानी कि आप उसको विज्ञान के द्वारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट या उसकी एटॉमिक फॉर्मेशन, जैसे पानी है इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, पानी इज़ H2O। उस तरह से क्या सोल जो है, जो टिपिकली क्रिश्चियनिटी में या स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर से माना जाता है, तो उसको तो ऐसा कोई हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है सोल जो कि वाइटलिटी, जो इस शरीर को चला रही है, प्राण दे रही है, ऐसी कोई चीज़ साइंस स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सोल जो है वो नॉन मटेरियल मतलब इट्स अनसाइंटिफिक। क्योंकि साइंस की अवधारणा के अनुसार मैटर इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ मैटर, मैटर ही सब कुछ है। तो सोल नहीं है। फिर भगवान का स्थान है प्रेजेंट डे साइंस में। हालांकि ऐसे साइंटिस्ट थे जो स्टार्टिंग के साइंटिस्ट जो जब साइंस शुरू हुई तो उनका ऐसा था कि साइंस के द्वारा हम, भगवान ने जो हमें शक्ति दी है इस प्रकृति को विजय प्राप्त करने की, विज्ञान के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई उस शक्ति का हम उपयोग करके हम नेचर के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। फ्रांसिस बैकन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट था जिसने नारा दिया, नॉलेज इज़ पावर, फ्रांसिस बैकन। सो उसका ये विचार था, वो एक बहुत डिवोटेड क्रिश्चियन था, तो उसका एक ये विचार था कि साइंस इज़ इन लाइन विद गॉड, साइंस इज़ इन लाइन विद गॉड। कैसे? कि एडम, जेनेसिस के अंदर एक घटना आती है कि एडम, एक बार गॉड एडम के सामने आए और उन्होंने अलग अलग चीज़ें उसके सामने रखी, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, और उसको बोला अभी तुम इनका नाम दो, और एडम ने उनका नाम दिया और भगवान ने कहा जो तुम नाम दो वही उनका नाम। तो इससे फ्रांसिस बैकन ने ये मतलब निकाला कि भगवान ने एडम को जो भी उन्होंने बनाया था
उसका नाम देने के लिए फ्रीडम दी। जो नाम एडम दो वही उसका नाम। यानी भगवान चाहते हैं कि एडम और एडम की संतान हम लोग, हम सब जो भी भगवान ने बनाया है अभी उसको अपने कंट्रोल में ले लें और अपने हिसाब से फिर उसको चलाएं, डेवलप करें। इसलिए फ्रांसिस बेकन ने ये आइडिया दिया कि विज्ञान जो है वो भगवान के आदेश का ही पालन कर रहा है। नेचर को समझ करके नेचर के ऊपर जो उसको अपना प्रभुत्व जताना है वो भगवान की इच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था ये चेंज आना, क्योंकि उस समय तक जो क्रिश्चियनिटी थी वो सोचती थी कि नेचर डिवाइन है और वो भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है, हमें उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये जो साइंस है ये कहीं भगवान के विरुद्ध तो नहीं जा रही है ना, कि हम नई नई चीज़ें कर रहे हैं जो प्राकृतिक नहीं है, हम अप्राकृतिक चीज़ें कर रहे हैं। तो फ्रांसिस बेकन ने इसलिए उसको क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये समझाया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है ना। ये भगवान की इच्छा है कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जाए। भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है, ये भगवान का गिफ्ट है और ये गिफ्ट का प्रयोग यही है कि हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताएं। और ऐसे करके धीरे धीरे वो रास्ता पूरा खुल गया। और फिर धीरे धीरे होते होते फिर ऐसा भी होने लगा कि जो गैलीलियो गैली था उसके ऊपर केस किए गए और ये जो है भगवान के विरुद्ध जा रहा है। ऐसे कई साइंटिस्टों को उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी ने पूरा दबाने की कोशिश की और उस तरह से धीरे धीरे जो विज्ञान था वो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध होता चला गया। और फिर धीरे धीरे जो हम आधुनिक विज्ञान बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान, वो जो 19th सेंचुरी के अंदर जिसकी नींव रखी गई 19th सेंचुरी के अंदर, उसमें आधुनिक विज्ञान में फिर ऐसी चीज़ों से आरंभ हुआ, ऐसी अवधारणाओं से आरंभ हुआ, ऐसी एजम्पशन से आरंभ हुआ जिस एजम्पशन के अंदर भगवान का कोई नाम और निशान नहीं था। उसकी फाउंडेशन में ही भगवान का नाम और निशान नहीं था। तो मुख्य इस प्रकार की 10 ऐसी फाउंडेशन हैं, जिस फाउंडेशन मतलब एजम्पशंस हैं जिस पे मॉडर्न साइंस पूरी टिकी है। उस प्रिजम्पशन के अंदर है कि हर चीज़ मैटर है और मैटर को समझने के लिए आदमी की बुद्धि पर्याप्त है। मैटर को किसी और चीज़ ने नहीं बनाया है। नेचर पर्पसलेस है, नेचर के अंदर कोई पर्पस नहीं है। मैटर एनर्जी कांस्टेंट है, मैटर और एनर्जी हाँ केवल बिग बैंग के टाइम में एक बार प्रोड्यूस हो गई फ्रॉम नथिंग, उसके बाद में आज तक मैटर ना कहीं बना ना कहीं बिगड़ा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। और कॉन्शियसनेस जैसी कोई रियल चीज़ नहीं है, कॉन्शियसनेस इज़ एन इल्यूजन। इस प्रकार की 10 एजम्पशंस के ऊपर साइंस टिका है। तो ये 19th सेंचुरी से ये चीज़ शुरू हुई, इन एजम्पशंस के आधार पर वहाँ से भगवान बाहर निकल गए। और 19th सेंचुरी से आज हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ पर ये जो एजम्पशंस हैं इनको कोई एजम्पशन भी नहीं मानता है, इनको फैक्ट्स माना जाता है। साइंस के विद्यार्थी कितने लोग हैं जो जानते हैं कि ये एजम्पशंस हैं कि अल्टीमेटली मैटर इज़ एवरीथिंग एंड मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मैटर। मैटर को जड़ पदार्थ की परिभाषा में समझा सकता है। उसको समझाने के लिए हमें पदार्थ से अलग कोई और चीज़ की जरूरत नहीं, यानी कि पदार्थ को बनाने वाला कोई और नहीं है, सब कुछ पदार्थ ही है, वो अपने आप सेल्फ अपने आप बना है। पदार्थ जो भी ये संसार है अपने आप बना है। ये केवल भौतिक नियम इस प्रकार के हैं कि वो अपने आप इस जगत को बना दिए हैं। एक बिग बैंग हुआ एक समय और वहाँ सब उस समय नियम थे बने हुए, है ना, समहाउ वो नियम बने हुए थे और उस नियम के कारण ये सृष्टि ऐसे इवॉल्व होकर के हमारी तरफ आ गई है। और हम आगे आने वाले लाख साल बाद में क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि लाइक दैट। तो ये एजम्पशंस आज जो विज्ञान है उसने वो एजम्पशंस को एक फैक्ट के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज़्यादातर विज्ञान के विद्यार्थी छोड़ी विज्ञान के अध्यापकगण भी ये नहीं जानते हैं कि ये 10 चीज़ें एजम्पशंस थीं। एजम्पशंस और फैक्ट्स में डिफरेंस होता है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स में और एजम्पशन में डिफरेंस है। साइंटिफिक फैक्ट मतलब जिसको रिगरस साइंटिफिक मेथडोलॉजी से प्रूव किया गया है ना।
वो साइंटिफिक फैक्ट कहलाता है। तो ये जो प्राइमरी फाउंडेशनल नींव जिस पे टिकी है साइंस की, जो नींव है, ऐसी 10 चीज़ें वो एजम्पशंस थी 19th सेंचुरी से। लेकिन ऐसी आशा थी कि विज्ञान के द्वारा जल्दी ही हम इन सब चीज़ को प्रूव कर देंगे कि ये सही है। यहाँ से साइंस शुरू हुआ था, क्योंकि कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अवधारणाएं लेके चलनी पड़ती हैं, कुछ एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं, है ना। तो साइंस ने ये एजम्पशंस लेकर के साइंस शुरू हुआ और विश्वास ये था कि जल्दी ही साइंस इन सब चीज़ को प्रूव कर देगा कि एवरीथिंग इज मैटर। कॉन्शियसनेस का जो भी फेनोमिनन है, सुख दुख का एक्सपीरियंस है, साइंस उसको साइंस की डेफिनेशन में, साइंस के शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएगा जल्दी ही। ऐसी आशा थी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आशाएं थी और ये आशाएं जो है दिन पे दिन बढ़ती गई, क्योंकि साइंस ने जो चमत्कार किए हैं उससे आदमी की जो आशा है कि साइंस तो उसको प्रूव कर ही देगा, साइंस तो उसको प्रूव कर ही देगा, ये आशाएं बढ़ती रही, आशाएं बढ़ती रही, आशाएं बढ़ती रही और वो इस स्तर पे बढ़ गई कि साइंस ने प्रूव कर ही दिया है, साइंस ने प्रूव कर ही दिया है, साइंस ने प्रूव कर ही दिया है, इस स्तर पे आ गई। भले ही वो अभी प्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आशा इतनी बढ़ गई हमारी। जब हम देख रहे हैं आज इंटरनेट क्या चीज़ है, आदमी ने क्या कर दिया है ना। आज वर्चुअल रियलिटी, आप चश्मा पहन लीजिए एक और आप कहीं पर जो भी आपको दिखाया जा रहा है, यू जस्ट फील, आप ऐसे ही फील करेंगे एज इफ यू आर देयर, है ना। आपको एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपको अगर क्लिफ से धक्का दे दिया जाए, सो यू विल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कि आप जो हैं नीचे गिर रहे हैं, आपको सब कुछ होगा शायद हार्ट अटैक भी आ जाएगा आपको। Therefore it is called virtual reality, correct? तो इतना चमत्कार आज विज्ञान ने किया है इन 200 सालों में कि आशा छोड़िए, हमने विश्वास कर लिया है कि साइंस ने सब कुछ प्रूव कर दिया। इसीलिए आज किसी आदमी के दिमाग में, ज़्यादातर आदमी के दिमाग में कोई शंका नहीं है कि साइंस ने सब कुछ प्रूव कर दिया है। साइंस जो कहती है, साइंटिस्ट जो कहते हैं वो सब सही है और वो लोग जो कहते हैं हो जाएगा, हो जाएगा। ये आज हम इस दौरे में हैं। इस चीज़ को एक फिलोसोफर हैं साइंस के, पॉपर, कार्ल पॉपर, एक प्रसिद्ध फिलोसोफर हैं। उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया प्रोमिशरी मटेरियलिज्म। प्रॉमिस से बना है प्रोमिशरी। हम किसी को प्रॉमिस करते हैं ना, मैं कल आपको इतना रुपए दूंगा, ऐसा एक पेपर पे लिख के दे देते हैं, विश्वास कीजिए मैं आपको कल दूंगा, विश्वास कीजिए, प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इसको प्रॉमिस। मटेरियलिज्म क्या है? विज्ञान जो है वो मटेरियलिस्टिक है, अर्थात हर चीज़ मैटर है, इसको कहते हैं मटेरियलिज्म, ठीक है। सो पॉपर कहते हैं विज्ञान जो है वो प्रोमिशरी मटेरियलिज्म है, अर्थात हर चीज़ मैटर है, हम प्रूव कर देंगे जल्दी ही, ये प्रॉमिस है साइंस का, ठीक है। कब किया गया है प्रॉमिस? कितना समय हो गया इस प्रॉमिस को किए हुए? फिक्स्ड हुआ ये प्रॉमिस 19th सेंचुरी, लगभग 1800 समथिंग्स में, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1700 समथिंग में हुआ और उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से विशेष रूप से ये चीज़ पकड़ गई और उसके बाद 19वीं सदी में यानी 1800 समथिंग के अंदर धीरे धीरे साइंस जो है एक इंस्टीट्यूशन बन गया। उससे पहले तक वैज्ञानिक खोज अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जगह जगह करते रहते थे, वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं था। लेकिन 19वीं सदी में साइंस एक इंस्टीट्यूशन बन गया, बहुत बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि
फ्रांसिस बेकन जो एनलाइटनमेंट एरा के केंद्रीय सेंट्रल फिगर थे, है ना, उन्होंने जैसा प्रेडिक्ट किया था, नॉलेज इज़ पावर। तो साइंस मीन्स नॉलेज, साइंस के पास, साइंस ने हमको ज्ञान दिया और इसलिए साइंस जो है वो पावरफुल बनेगा। ये जो जितना क्लियरली फ्रांसिस बेकन ने फोरकास्ट किया था, ऐसा किसी ने नहीं किया था कि एक दिन विज्ञान शक्ति का द्योतक होगा। इट विल बी एपिटोम ऑफ पावर, बिकॉज पावर, नॉलेज इज पावर एंड साइंस मीन्स नॉलेज, देयरफॉर साइंस मीन्स पावर। और आज आप देखिए क्या हो रहा है, साइंस जैसी पावर और आज किसी के पास नहीं है। हमारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सही गलत की पहचान, हमारी जीवन शैली, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो आज साइंस के द्वारा डिक्टेट नहीं होता हो। साइंस इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग। जिसके पास विज्ञान है उसके पास शक्ति है, इसलिए हम सब लोग पढ़ते हैं, इसलिए आज स्कूल और कॉलेजेस का क्रेज़ है, क्योंकि वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। हम सोचते भी नहीं है कि इससे अलग भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, स्कूल कॉलेज में जाने के अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी है क्या। डिग्री लेकर के, जॉब लेकर के, जो सब जॉब साइंस टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, हमारे सारे जॉब हम क्या कर रहे हैं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आज किसी आदमी के दिमाग में इसका कोई अल्टरनेटिव भी, ये भी हम नहीं सोचते हैं, इतना प्रभावशाली है साइंस। सो साइंस इज़ एवरीथिंग। सो ये प्रॉमिस जो था आज फैक्ट के रूप में बदल गया है। लेकिन आज 21वीं सदी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं विज्ञान के अंदर, जिससे एक बड़ा साइंस का वर्ग है जो ये सोचने में मजबूर हो गया है कि क्या वास्तव में विज्ञान वैज्ञानिक रह गया है। ध्यान से सुनिए, आज विज्ञान के अंदर ऐसी खोजें हुई हैं जिससे बहुत सारे वैज्ञानिक ये सोचने मजबूर हो गए हैं कि आज जो हम विज्ञान के नाम पे कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में वैज्ञानिक है ना। ये एक नया पहलू है जो आज विज्ञान के अंदर हम देख रहे हैं। तो इसके विषय में एक वैज्ञानिक हैं रूपर्ट शेल्ड्रॉक, तो उन्होंने एक किताब लिखी है द साइंस डिल्यूजन। वो खुद एक वैज्ञानिक हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो एक बायोलॉजिस्ट हैं और वो चाहते हैं कि साइंस रहे। वो साइंस के इस तरह से कोई विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि साइंटिस्ट रहें, साइंस रहे। उनका और ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि आज साइंस जो है वो साइंटिफिक की जगह साइंटिज्म हो गई है। साइंटिफिक डॉगमास मतलब रूढ़िवादिता। जैसे एक समय था जब क्रिश्चियनिटी रूढ़िवादिता में परिवर्तित हो गई, यानी कि क्रिश्चियनिटी ने जो बोला उसको स्वीकार करना है, चाहे भले ही वो तर्क से या दिखने से अलग दिखे, एक्सेप्टेबल नहीं दिखे, तो भी आपको उसको स्वीकार करना है। बस क्यों? क्योंकि वो कह दिया गया है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नहीं उठा सकते, चर्चा नहीं हो सकती है, अचर्चनीय है। ऐसा एक समय क्रिश्चियनिटी थी, है ना। तो आज विज्ञान ने ये रूप ले लिया है साइंस के खिलाफ। अगर साइंस की ही खोजों से ये दिख रहा है कि भाई ये तो साइंस के विरुद्ध जा रहा है, तो साइंस के विरुद्ध जा रहा है मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये चीज़ गलत है या तो साइंस गलत है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। साइंस के विरुद्ध अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो दोनों पॉसिबिलिटी हमें देखनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज साइंस जो है वो इस स्तर पे है कि अगर किसी ने साइंस के विरुद्ध कोई बोला, इसका मतलब वो साइंटिस्ट नहीं है, उसको बाहर फेंको। अगर कोई भी चीज़ हमें साइंस के विरुद्ध दिख रही है, आज एक्सपेरिमेंट करने में आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की है, हमारे नॉलेज में कोई मिस्टेक है, वो कुछ होगा, उसको छोड़ो आप। जो मेन स्ट्रीम है, जो साइंस की जो मेन स्ट्रीम, उसकी जो समझ है, उसके अनुसार अगर आपकी कोई आप बात बोलते हैं तो वो सुनने योग्य है,
उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, उसको आगे बढ़ा, क्योंकि साइंस ने आज तक जो कुछ भी प्रूव किया है, जो कुछ भी साइंस की समझ है, प्रूव नहीं किया, जो भी साइंस की समझ है वो तो सही है ही, अनक्वेश्चनेबल, उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया सकता। बेसिकली एक सबसे बड़ा जो वैज्ञानिकों का एक आज सोच है, विज्ञान ने सब कुछ जान लिया है, 99% जान लिया है, 1% ही बाकी है बस, सब कुछ। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम तो सुना ही होगा, उसने किताब लिखी है द ग्रैंड डिज़ाइन। उस किताब में उसने लिखा है साइंस हैज सॉल्व्ड ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। साइंस ने सृष्टि के उद्गम की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दिया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये केवल वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, साइंस हैज सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अच्छा, तो ये पिक्चर है जो हमारे दिमाग में बैठाई जा रही है कि साइंस ने सब कुछ जान लिया है। ऐसी किताबें हैं, एक बुक है, साइंस इज एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। साइंस खत्म होने की कगार में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ जान लिया है। साइंस रहेगी नहीं साइंस, क्योंकि साइंस का मतलब क्या है, अरे यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे पता लगाना है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, सब कुछ पता लग गया, तो फिर साइंस क्या रह जाएगी? फिर साइंस की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, बिकॉज साइंस मीन्स डिस्कवरीज। डिस्कवर, उसको उद्घाटित करो, ढका हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसको पता लगाओ। जब पता लगाने योग्य कुछ रह ही नहीं गया, तो फिर साइंस क्या रह गई? खत्म हो गई साइंस। तो दैट इज़ द थॉट टुडे कि आज साइंस जो है, इट हैज़ रीच्ड इट्स लिमिट्स। जो भी कुछ जानने योग्य था, हमने सब जान लिया है। जैसे भगवद्गीता में आता है ना, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम यद ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। तो साइंस आज ये क्लेम कर रहा है, आज साइंस, हमने जो जानने योग्य था सब कुछ जान लिया है। ठीक है, तो डायग्राम पूरा है, पिक्चर क्लियर है, बस थोड़ा बहुत कलर में थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी बाकी है कि फाइनल कलर क्या है संसार का। कोई पिक्चर बनाते हैं, कलरिंग करते हैं ना, उसमें कलर भी हो ही है लगभग, थोड़ा सा फाइन टच देना बाकी है बस। ये है साइंटिस्ट का विचार। तो क्या ये वास्तव में सही है? क्या वास्तव में सही है कि साइंस सब कुछ जान गया है, कोई प्रश्न नहीं रह गया है ना? अभी कुछ साल पहले एक साइंस मैगज़ीन में, जो बहुत प्रेस्टिजियस मैगज़ीन है, उसमें ये लिखा कि द 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ साइंस, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और दूसरा स्टीफन हॉकिंग, सच ए रेप्यूटेड साइंटिस्ट, सेइंग साइंस हैज सॉल्व्ड ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। और उसी बुक के अंदर, है ना, उसी बुक के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ दिखेंगी। जैसे स्टीफन हॉकिंग कह रहा है साइंस हैज सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ कि ये यूनिवर्स कैसे बना। और आज साइंटिस्ट लोग ये जान पाए हैं अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी से कि पूरे यूनिवर्स का 95% मैटर और एनर्जी डार्क है। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी constitutes how much percentage? 95%। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसमें यदि सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वापस नहीं आती हैं, इसलिए हम उसको कभी देख नहीं पाते हैं। ऐसी चीज जिसके ऊपर हमारे वर्तमान समय के जो सारे नियम हैं, साइंस के नियम, फिजिक्स के नियम, वो वहाँ पर कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ है वो, है ना? और वो कितने परसेंट है? 95%। यानी यूनिवर्स का 95% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ जानते हैं। बहुत बढ़िया बात है ना? 95% चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं, जानते हैं,
और कभी कुछ जान भी नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस 95% डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में it's unknown, it's beyond our perception level, it's beyond our science, because science doesn't work there in the way we know the science. हम जिस तरह साइंस को जानते हैं उस तरह से साइंस वहाँ काम नहीं करती। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, therefore it is called dark. It's we cannot know what is happening there, we cannot, we have no access, हमारा उसे एक्सेस नहीं है। और फिर भी आज के जो लीडिंग साइंस, जिनको आज मॉडर्न आइंस्टीन कहा जाता है, वो क्लेम कर रहे हैं साइंस हैज सॉल्व्ड ऑल द मिस्ट्रीज of life and origin universe. Is it not contradictory? फिर साइंस आप जानते होंगे जब शुरू हुआ 19th सेंचुरी में, तो साइंस डिटर्मिनिस्टिक था। साइंस की समझ थी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब फिजिक्स के नियम बहुत क्लियर कट स्ट्रिक्ट हैं, जिनको बहुत क्लियर लैंग्वेज में एक इक्वेशन के अंदर हम लिख सकते हैं, यानी कि जिससे हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा। इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। वी कैन डिटरमाइन विद 100% श्योरिटी कि क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, वी कैन नो। तो संसार जो है, संसार के नियम डिटर्मिनिस्टिक हैं। वो इस नेचर के हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, कैन बी क्लियरली फोरटोल्ड। नियम बिल्कुल क्लियर कट हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं फिर आगे साइंस का जब और डेवलपमेंट हुआ फिज़िक्स में, तो क्वांटम फिज़िक्स आई, जिस क्वांटम फिज़िक्स के अंदर फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जिसके अंदर ये देखने में आया कि जो मैटर है, मैटर का जब बहुत हम छोटा स्तर पे जाते हैं, एटम्स के स्तर पे जाते हैं और स्पेशली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तर पे जाते हैं, तो साइंस इज़ नो मोर डिटर्मिनिस्टिक। साइंस इज़ नो मोर डिटर्मिनिस्टिक, है ना। हम देखिए उस एटम आप लोगों ने पढ़े होंगे, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना। उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक समय था न्यूटन के समय में, जब ये समझा आता था कि एक एटम है और उस एटम के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं। जैसे पहले हम ऐसा सोचते थे कि ये जो चंद्रमा और सारे ग्रह हैं, इनके एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एक फिक्स्ड पाथ है, ठीक है। यानी कि आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस समय कहाँ है, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से इतना दूर और इस गति से घूम रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं इस समय में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आए खोज, उससे क्या पता चला कि ऐसा है ही नहीं। आप केवल उसकी प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये एक एरिया है, इस एरिया में इस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस। आप एग्जैक्टली वो कहाँ है वो नहीं जान सकते, इसलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। और अभी जो साइंस डेवलप हो रही है उसमें ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं है ये सारे इवन प्लैनेट्स के जो मूवमेंट है उसके बारे में भी ये उनके ऑर्बिट्स फिक्स नहीं है। अगर आप लाखों सालों का कैलकुलेशन करें, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करें, तो आप पाएंगे कि इनके जो ऑर्बिट्स हैं दे आर नॉट फिक्स्ड लाइक व्हाट वी थॉट बिफोर, वो इंडिटरमिनेट हो गए। वेदर फोरकास्ट एग्जैक्टली 100% आप वेदर फोरकास्ट नहीं कर सकते। आप देखिए आपकी ऐप में वेदर फोरकास्ट आएगा और फिर जैसे जैसे वो टाइम नज़दीक आएगा वो फोरकास्ट बदलता जाएगा। देखा आपने कभी ऑब्जर्व किया है? तो कुछ हद तक हम फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रिसाइसली नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ा चेंज हो गया ये साइंस में। पहले डिटर्मिनिस्टिक था, ये हम आज तक सोचते आए थे, क्योंकि अभी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हम कोई भी चीज़ को, ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसको समझने में, उसकी पोजीशन को प्राप्त करने में ऑब्जर्वर का माइंड इंक्लूडेड है। यू कैनॉट सेपरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर उसमें इंक्लूडेड हो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है साइंस के सामने, जो साइंस आज तक समझती थी कि
ऑब्जर्वर अलग से कोई है ही नहीं, आई मीन ऑब्जर्वर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स के द्वारा समस्या हो गई है, क्योंकि ऑब्जर्वर इज वेरी मच इन्वॉल्व इन मेजरमेंट, यू कैनॉट मेजर ए थिंग, यू कैनॉट एक्सक्लूड ऑब्जर्वर फ्रॉम द मेजरमेंट, मेजरमेंट इंक्लूड्स ऑब्जर्वर, आपस में जुड़ गए दोनों, माइंड जुड़ गया, द डिजायर टू सी इज इंपॉर्टेंट टू सी, विदाउट डिजायर टू सी, विदाउट योर सीइंग यू कैनॉट सी, वो मिल गया आपस में। तो बहुत बड़ी समस्या आज विज्ञान के सामने खड़ी हो गई। 95% मैटर डार्क हो गया है, मतलब डार्क पता चला है। अभी क्या पता कि 95% ही डार्क है? जब आपको 95% नहीं पता है तो यू कैन एज वेल से कि 95 का वो 99 भी हो सकता है, और ऐसा हो रहा है, वो फिगर चेंज होती आ रही है, 95 का 93 था पहले, फिर 94 हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर ये हुआ। क्योंकि आप समझ सकते हैं, यदि आपको किसी चीज़ के बारे में 95% नहीं पता है तो आपको क्या पता कि 5% आपको पता है? आप किस श्योरिटी से कह सकते हैं कि आपको 5% पता है? अगर आपको 95% नहीं पता है तो आप किस श्योरिटी से कह सकते हैं कि आपको 5% पता है? बहुत चांस है कि आपको 5% भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। 95% नहीं पता है मतलब आप बोल सकते हैं आपको कुछ नहीं पता है, इजंट इट? लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में हम इसकी झलक भी पाते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। हमें, अरे क्या बात कर रहे हो, हमें सब कुछ पता है। आज भी 95% डार्क मैटर होने के बाद भी हमारे बुक्स में तो हम यही पढ़ रहे हैं और हम तो यही समझ के बैठे हैं, वी नो एवरीथिंग। इसलिए जो साइंस बोल रही है हम उसको आंख बंद करके स्वीकार कर रहे हैं, और उस साइंस से सब कुछ डिक्टेट हो रहा है। हमारे जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें ये सब पानी जो है वो पैक्ड बोतल में पीना चाहिए। मैं अभी गया था अफ्रीका, हर आदमी जो है घर घर में बैठ करके ये पैकेज्ड बोतल से और पाउच से पानी पी रहा है। मैंने भाई क्या हो गया भाई, ये तुम घर में बैठ के भी, भाई पहले बनाए गए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कम से कम ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है, अभी तो घर में बैठ करके भी लोग इसी से पी रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? वो पानी जो है ना वो मतलब ये इजी पड़ता है, बॉटल्स, ये पक्का है कि ये तो सही है। अभी घर में पानी कभी कुछ हो सकता है उसमें कुछ हो, इसलिए सब लोग प्रिफर करते हैं कि ये वाला पानी पीते हैं सब लोग, ऐसा ब्रेन वॉश हो गया है ना। सो दिस इज सिचुएशन टुडे, ठीक है। सो पॉइंट जो मैं यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि ऐसा नहीं है कि साइंस अभी साइंटिफिक रह गई। अभी यही अगेन स्टीफन हॉकिंस, पहले साइंस का एक विचार था कि हम निकालेंगे कि यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब जितनी भी थ्योरी हैं, जितनी भी थ्योरी हैं उन सबको एक करने वाली एक थ्योरी। उस एक थ्योरी से हर चीज एक्सप्लेन की जा सकती है। इसलिए क्या विचार था, एक दिन ऐसा आएगा कि एक साइंटिस्ट जो अच्छा बेस्ट साइंटिस्ट है, नोबेल लॉरिएट, वो एक जगह बैठे बैठे आज से 40 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ ये बता पाएगा, आज से 40 करोड़ साल बाद क्या होगा वो बता पाएगा, आज इस समय वहाँ क्या चल रहा है ये बता पाएगा। मतलब वो क्या बन गया? भगवान। करेक्ट, ये था साइंस का विचार। साइंस भगवान, आदमी को भगवान बना देगा, ठीक है। तो हम सब भगवान बन गए आज। बस समस्या क्या है कि भगवान को 95% क्या है वो नहीं पता है, बाकी है भगवान ही। तो आज हम गैलेक्सीज में देख रहे हैं अपनी टेलीस्कोप से, ओ गैलेक्सीज बन रही हैं, अच्छा हमारी गैलेक्सी में, हम गैलेक्सी कंसेप्ट आया, गैलेक्सी हैं, ठीक है। और कब ये हम कब बना, ये अर्थ कब बनी, अर्थ कब बनी, इस पूरे बिग बैंग हुआ ना, कब हुआ? 40 बिलियन ईयर्स पहले। 40 बिलियन छोटी मोटी बात नहीं है। और अर्थ बनी कुछ, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है कभी कभी। कितना चेंज? 1 बिलियन साल इधर उधर, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता रहता है, करेक्ट। इतना प्रिसाइसली हम जानते हैं आज चीज़ों को, है ना। तो जब इस
तरह से आज हमारा विज्ञान की स्थिति है, तो फिर ये जो बेसिक एजम्पशन थी कि हम एक दिन सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज आप देखिए कॉन्शियसनेस के बारे में जितने साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कॉन्शियसनेस को, उतने ही थ्योरीज हैं। वही हाल ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरीज का है। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में? हमने कौन सा इक्वेशन से हमने एक्सप्लेन किया कॉन्शियसनेस क्या है? कोई साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी है कॉन्शियसनेस की? फ्री विल क्या है? फ्री विल ये जो था जिसने जेनेटिक कोड निकाला, डीएनए, फ्रांसिस क्रिक, वो उसका विश्वास था कि मैं इस संसार से, ये जो बात है कि वाइटलिज्म कि पदार्थ के अलावा कुछ है, उसको ख़त्म करके जाऊंगा। दैट वाज हिज थॉट, डिज़ायर। सो डीएनए एंड मॉलिक्यूलर ही वाज ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड ही वाज होपफुल कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम हर चीज़ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, फ्री विल, एवरीथिंग, हर चीज़ को हम मॉलिक्यूल की टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। दैट वाज हिज थॉट, लेकिन इट हैज़ फेल्ड। कॉन्शियसनेस जो है, आप अगर गहराई में जाएंगे, आप जर्नल्स पढ़िए जहाँ पर वो साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्शियसनेस के बारे में कोई सहमति नहीं है। ये यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में कोई सहमति नहीं है। व्हाट इज़ लाइफ, इसके बारे में कोई सहमति नहीं है। सब साइंटिस्ट अलग अलग बात बोल रहे हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो मिलेगा, उसमें वो जो साइंटिफिक जर्नल्स में जो एक दूसरे आपस में डिसएग्रीमेंट है, वो यहाँ वहाँ दिखते नहीं है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि हमें तो पेपर लिख करके हमको पास करना है ना। अगर वो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये लिखेंगे, ये साइंटिस्ट ऐसा सोचता है, वो साइंटिस्ट ये सोचता है, वो साइंटिस्ट ये सोचता है, वो साइंटिस्ट ये सोचता है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में क्या आता है, ये कैसे हुआ, हम तो लिख देते हैं ये ऐसे हुआ। वास्तव में क्या है, वो तो एक साइंटिस्ट सोचता है, 50 साइंटिस्ट दूसरे सोचते हैं, वो हम लोग नहीं लिखते हैं, वो हमें नहीं बताया जाता है। करेक्ट। तो इस प्रकार से अगर आप गहराई में एनालाइज करेंगे तो जिस प्रकार से पिक्चर आज प्रेजेंट की जा रही है कि साइंस ने सब कुछ जान लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साइंस के द्वारा ये स्थापित हो रहा है कि हम लोग और बिविल्डर हो रहे हैं। आज 21वीं सदी की ये विशेष देन है आज की साइंस की। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही आज काले बादल दिख रहे हैं। इसलिए स्टीफन हॉकिंस ने आज अपनी उसी बुक में लिखा है कि कोई भी एक थ्योरी जो हम सोचते थे कि एक यूनिफाइड थ्योरी होगी, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। खत्म काम, यूनिफाइड थ्योरी होगी नहीं। स्टीफन हॉकिंस सेज दिस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट वी विल एवर हैव अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसलिए उसने प्रेजेंट किया मॉडल डिपेंडेंट रियलिटी। मॉडल डिपेंडेंट रियलिटी, देयर इज नो वन रियलिटी बाय साइंस। मॉडल के अनुसार रियलिटी है, आपका जैसा मॉडल वैसी रियलिटी। सो रियलिटी कैन हैव वेरिएशन अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। देयर इज नो वन रियलिटी, देयर इज नो वन मॉडल, देयर इज नो वन थ्योरी, है ना। तो कहाँ गया उनका शुरू का विश्वास कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वी विल बी एबल टू हैव गिव अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में लड़ाई है, उसका समझौता नहीं बैठ रहा है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये सब जो मैटर है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसकी स्मॉलेस्ट डिटेल में, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इट बिहेव्स लाइक वेव्स। जैसे आवाज़ होती है ना, आवाज़ एक वेव होती है। आवाज़ कहाँ है, आप पिन पॉइंट कर पाएंगे आवाज़ कहाँ है? आवाज़ यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वेव्स हैं। एट वन टाइम इट इज़ प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो उसी प्रकार से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर वेव फॉर्म में आता है। सो हाउ कैन यू पिन पॉइंट से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है? इलेक्ट्रॉन जो हम शेप देखते हैं वो शेप भी गायब हो गई। वेव्स, इट्स वेव। या सो अभी साइंस जिस एरिया में एंटर कर रही है, जिस प्रकार से डेवलप हो रही है, तो साइंस की जो एजम्पशंस थी वो एजम्पशंस ही रह गई हैं। और वो एजम्पशंस केवल एजम्पशन नहीं रह गई हैं, बल्कि वो देखने वालों साइंटिस्ट को स्पष्ट दिख रहा है कि वो एजम्पशंस गलत थी, वो एजम्पशंस गलत थी।
क्योंकि हम अभी ये स्मार्टफोन बना दिए, इसका मतलब नहीं है कि वो हमारी एजम्पशन सही हो गई। सामान्य व्यक्ति ये सोचता है, अरे जब साइंटिस्ट ने आज वंदे भारत ट्रेन बना दी जो इतनी स्पीड से जा रही है, आज एयरप्लेन बना दी हमने जो इतनी स्पीड से जा रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो सब कुछ सही होगा ना। लेकिन सामान्य आदमी ये नहीं सोचता कि उसमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी आज एयरप्लेन आपने 500 की स्पीड की जगह 1000 की स्पीड वाले पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बना दिए, तो इससे ये नहीं प्रूव हो गया कि जो आपने एजम्पशन की थी कि हर चीज़ मैटर है, वो प्रूव हो गई। उसका कोई संबंध नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन सामान्य आदमी इतना सोचता ही कहाँ है। सामान्य आदमी नहीं, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कितना सोचते हैं चीज़ों को, जो हमें साइंस पढ़ाते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो ऐसे चीज़ों को गहराई से सोचते हैं। वो क्लास में आकर के हमको साइंस पढ़ाते हैं और शाम को जाकर के मंदिर जाते हैं। इस्कॉन मंदिर में कितने सारे प्रोफेसर आते हैं। अरे हम लोग ही सब साइंस के विद्यार्थी हैं, हमें क्यों मंदिर आना चाहिए? अगर रियली आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं साइंस के अनुसार कोई भगवान नहीं है, तो आप मंदिर जाके क्या कर रहे हैं? आप ये जब क्या कर रहे हैं? जब हरे कृष्णा, ये इल्यूजन, इट्स यू आर हिप्नोटाइजिंग योरसेल्फ। इफ यू रियली अगर रियली आप साइंटिस्ट हैं, आप रियली साइंस के विद्यार्थी हैं, देयर इज नो मीनिंग टू टेम्पल, देयर इज नो मीनिंग टू गॉड, देयर इज नो मीनिंग टू चैंटिंग हरे कृष्णा, देयर इज नो मीनिंग टू डांसिंग। इट इज जस्ट ठीक है। एक साइंस का आज एक और तरीका, एक और वो है। एनीवे, इफ इट फील्स गुड, there should be some genes in you which make you feel good. So no harm if you are feeling good, enjoy. ठीक है। साइंस ने उसको भी आज एकोमोडेट कर लिया है। एक जीन है ना, जैसे which makes you feel good about God, but then it is just like a matter in you which make you accept God. कुछ लोगों में क्यों विश्वास है भगवान में? क्योंकि उनके अंदर एक गॉड जीन है, बस। तो भगवान है कहां? वास्तव में भगवान कहां है? हमारे मन में है। जीन की वजह से हम सोच रहे हैं भगवान है। भगवान कुछ है नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है भगवान को मानना, मान लो, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो रियलिटी। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो इसलिए साइंस का मतलब केवल नहीं है केवल स्मार्टफोन्स एंड ऑल। साइंस का मतलब है एथीज्म, जो प्रेजेंट डे साइंस है। इसलिए हम जब आज से हमारे देश में जब ये एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ था मैकॉले के टाइम में, है ना, तो जो हमारे दादाजी परदादाजी थे उस समय में, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो आज एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मैकॉले के इस एजुकेशन सिस्टम को, मॉडर्न साइंस को। फिज़िक्स चैप्टर शुरू हुआ तो अच्छी बात है, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, कैसे पानी मतलब H2 होता है, बहुत अच्छी बात है। और रामायण और महाभारत तो साथ साथ चलेगी, इसमें ऐड करना है केवल फिज़िक्स, वेरी गुड, करो ना ऐड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बच्चे और ज्ञान उनका बढ़ेगा। लेकिन वो नहीं जानते कि ये जो H2O डेफिनेशन है पानी की, वो आगे चल करके प्रूव करेगी दैट देयर इज़ नो राम, देयर इज़ नो कृष्णा, देयर इज़ नो रामायण, देयर इज़ नो महाभारत। वो तो उनको उस समय दिखा नहीं, है ना, लेकिन वो मैकॉले को दिखा था, है ना। वो जो साइंटिस्ट है उनको दिख रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो वो बीज जो हैं डिस्ट्रक्शन के, कि भगवान है, इसके डिस्ट्रक्शन के बीज हैं। आज आप देखिए, आज से 50-60 साल पहले और आज में अंतर आ गया है कि कितने लोग आज भगवान में कोई विश्वास नहीं करते हैं, और जो लोग विश्वास करते हैं उनका विश्वास बड़ा ही सुपरफिशियल है। उनके जीवन में भगवान का स्थान कितना है और विज्ञान का स्थान कितना है? कितना है हम लोगों के जीवन में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में विज्ञान का, भगवान का स्थान? भले ही वो इस्कॉन मंदिर में आता हो या कोई और मंदिर में जाता हो, बस मंदिर में जाने तक ही सीमित है वो, दैट्स ऑल। कोई बहुत गहरा उसके जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। गहरा स्थान कहाँ पर, किस चीज़ का है? साइंटिफिक डिस्कवरीज का है। इसलिए रियल सेंस में तो हर आदमी क्या, किसको भगवान मानता है? साइंस को भगवान मानता है, भगवान को भगवान नहीं मानता। हाँ, परेशानी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा साइंस से सॉल्व नहीं हो रही है, कुछ समस्या आ गई तो अच्छा भगवान अगर तुम हो तो देख लेना भाई, है ना। उस समय केवल भगवान याद आएगा, है ना। बाकी के जीवन में तो पैसा कमाना, ये करना है, साइंस ने हमको ये दिया है, ये करना है, दैट्स ऑल।
तो इसीलिए समझिए कि साइंस कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। वो हमें अल्टीमेटली हम एंजॉयर हैं, और अगर भगवान है तो अल्टीमेटली ठीक है थोड़ा बहुत उसका कुछ होगा तो ठीक है, अगर कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे। अगर कुछ नहीं किया ना उसने तो हटा देंगे उसको लाइफ से। ये है हमारा, जहाँ तक जब तक कुछ मांगा कुछ दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो फिर तो प्रूव हो गया कि वो है ही नहीं, फिर तो एथीस्ट बन जाते हैं बहुत लोग। तो इसीलिए अगर हमें रियली भक्ति करनी है, प्रश्न यहाँ शुरू हुआ था कि हम इस्कॉन मंदिर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इसका भगवान से क्या लेना देना है? इसका लेना देना ये है, साइंस टुडे इन स्ट्रिक्ट सेंस मीन्स देयर इज़ नो गॉड। इसलिए अगर रियली आप साइंस को बिलीव करते हैं क्योंकि साइंस को बिलीव करना ही पड़ेगा, बिलीव ही करना पड़ेगा। साइंस आज की जो साइंस है इट्स ए बिलीफ सिस्टम, आज की साइंस है वो बिलीफ सिस्टम है। तो ना तो हमें भगवान में बिलीव करना है, क्योंकि अगर आप केवल भगवान में बिलीव करते हैं, अगर आप भगवान की उपस्थिति को, शास्त्रों को आप तत्वतः नहीं समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर आपका वो बिलीफ सिस्टम ही चलेगा। तो फिर साइंस का ज़्यादा आप बिलीव करेंगे भगवान में बिलीव करने की जाए, क्योंकि आपकी पूरी अप्रोच ही जीवन के प्रति बिलीव करने की है। आप तत्वतः रियल साइंटिफिक प्रोसेस से तरह से व्हाट इज़ रियल ट्रुथ, आप अगर उतना गहराई से नहीं सोचते हैं अपने जीवन में तो आप बह जाएंगे। जो भी बिलीफ सिस्टम चल रहा है समाज में, संसार में, आप उसमें बह जाएंगे। आजकल बिलीफ सिस्टम चल रहा है, साइंस का बिलीफ सिस्टम चल रहा है आजकल। ज़्यादातर लोग उस बिलीफ सिस्टम में मानते हैं। एक समय था जब लोग क्रिश्चियनिटी के बिलीफ सिस्टम में मानते थे या हिंदुइज्म में मानते थे, वो भी बिलीफ सिस्टम की तरह से माना जाता था। तो जब तक हम केवल एक श्रद्धा, अंधी श्रद्धा, जिसको हम तत्वतः समझ करके उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उसका प्रमाण तत्व क्या है, किस आधार पे हम शास्त्रों को शास्त्र मानते हैं, किस आधार पे हम मानते हैं कि भगवान है, आधार क्या है, सत्य को जानने का आधार क्या है ना, इसको बोलते हैं एपिस्टेमो हर्मेन्यूटिक्स। ऐसी कम से कम जो लोग सोचते हैं, जो लोग विचारवान हैं, जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो लोग जिनके ऊपर ये प्रश्न उठता है ऐसा क्यों मानते हो आप, तो उनको चाहिए कि वो शास्त्रों की इन गहराइयों को जाएं कि किस आधार पे कोई भी चीज़ को हम स्वीकार करें। वो बिल्कुल बेसिस है। साइंस का भी वो फिलॉसफी है, साइंस का भी वो आधार है, हर चीज़ का आधार है। वाई डू वी एक्सेप्ट एनी थिंग टू बी ट्रू एंड नॉट ट्रू? वाई, ये क्वेश्चन कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन की गहराई में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सत्य को कैसे समझना है और फिर सत्य और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, है ना। सो ये प्रमाण तत्व है, तो इसको समझिए। और ये भागवतम में, भगवद गीता में, प्रभुपाद तात्पर्य में इसका वर्णन है। सो बी साइंटिफिक, डोंट बी डॉगमेटिक। इफ यू आर रियली a scientist, then you will appreciate that Vedas is science. हरे कृष्ण। सॉरी, काफ़ी टाइम हो गया, आई डिडंट से। कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण। Simple question. I won't put forward it as a question to you. It is a doubt what is that since so many years into my mindsets. Being me a commerce graduate, I'm not from the field of science. Okay. And But science is influencing commerce also. yes, I agree, Dr. Sam. My query to you is, which has been not resolved since so many past years, is we talk about scientific inventions, we talk about scientific discoveries, a lot of things happening around. But still, so far as the medical field is concerned, why we are not in a process, we have not manufactured blood. Blood is not manufactured. If we are talking about the growth of science, the developments happening about, then why blood is not being developed or manufactured? This is your question from Yes. the medical scientists. Yes, that is one. Second is, I always listen to a lot of people are exploring, going to moon, with whether they are finding out some lives out over there. Okay. But my point is, to those people, we should be looking forward what we are doing on the earth itself, rather than be exploring what is happening, whether there is a
Hare Krishna. Well, Tattva Prabhu is here. He may know better where do we stand in making blood. लेकिन अल्टीमेटली अगर हम ब्लड को बना भी दें, स्टिल द रिडल, फिर भी जीवन क्या है उसकी रिडल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे एक वैज्ञानिक ने एक जगह रखा बात को, अगर हम जीवन के सारे केमिकल्स को एनालाइज भी कर पाएँ, लिविंग बॉडी में ये सारे केमिकल होते हैं, ठीक है, स्टिल कैन वी कंबाइन दोज केमिकल्स एंड मेक लाइफ? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. ये जो स्वरूप दामोदर महाराज थे, ही जब वो प्रभुपाद से नहीं मिले तो उससे पहले वो प्रभुपाद को बताते हैं कि स्टैनली मिलर जो साइंटिस्ट था, जिसने केमिकल ओरिजिन ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी रखी, तो वंस ही विजिटेड हिज कॉलेज इन US, देन ही पोज दिस क्वेश्चन टू हिम कि what he did, Stanley Miller, he tried to make some chemicals found in the living bodies, correct, some proteins, और उसमें अल्टीमेटली प्रोटीन तो कुछ नहीं बनाया उसने, कुछ एमिनो एसिड्स बनाए. सो ही आस्क्ड हिम, ओके आप जो है कुछ केमिकल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन व्हाई डोंट यू टेक ए लिविंग बॉडी एंड सेपरेट केमिकल्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग केमिकल्स जो लाइफ में हैं, लिविंग बॉडी में, वो केमिकल्स लेबोरेटरी में बनाने की जगह कोई भी लिविंग बॉडी से, है ना, उससे आप सारे के सारे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा. बनाने की जगह ऑलरेडी यू हैव केमिकल्स, ठीक है. देन विल यू बी एबल टू से दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट लाइफ? अगर आप सारे के सारे केमिकल्स लिविंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर दें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्या बोल पाएंगे? इज दैट वी कैन नॉट से. तो फिर पॉइंट क्या है? अगर आप ब्लड भी बना पाए, अगर आप सारे केमिकल्स भी बना पाए, द पॉइंट इज द इफ द लाइफ इज नॉट इन द केमिकल्स, इवन इफ यू फाइंड आउट द केमिकल्स, यू विल स्टिल नॉट गेट द लाइफ, बिकॉज लाइफ इज नॉट देयर इन द केमिकल्स. सो ब्लड तो बहुत ग्रॉस चीज़ है. इज DNA लाइफ? इज RNA लाइफ? इज प्रोटीन लाइफ? इज एमिनो एसिड लाइफ? गो डाउन टू लाइक उसके ब्रेकअप. ब्लड तो बहुत ग्रॉस चीज़ हो गई, बहुत, इट्स लाइक RBCs, इट्स ए मेगा 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 मॉलिक्यूल. हम तो यहाँ बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बहुत उसके छोटे छोटे स्तर पे जा रहे हैं. सो उनको भी जान करके भी वी कैन नॉट से दैट लाइफ इज देयर, नाइदर सो इन एनी केमिकल वी कैन नॉट से लाइफ. तो वो तो प्रश्न अनसॉल्व है. दैट मीन्स दे डोंट नो. और मार्स पे जाए क्या करेंगे? यस, दैट इज द थिंग दैट वी आर स्पॉइलिंग. हम इस धरती को तो ख़राब कर रहे हैं, मार्स पे जाए क्या करेंगे हम लोग? लेकिन पॉइंट है कि ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं. ज़्यादातर लोग तो भेड़ चाल करते हैं, संसार जहाँ जा रहा है वहाँ चलते रहते हैं. वो कभी सोचते नहीं हैं कि क्या इज़ इट रियली वर्थ और नॉट. पीपल डोंट थिंक. सो आई एग्री विद यू, दे डोंट नो दिस आंसर. हरे कृष्ण. और कुछ? हाँ, जिनको प्रश्न पूछना है आगे आ जाइए, बिकॉज देयर इज नो माइक. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो मतलब वैदिक साइंस और साइंस को भी हम समझते हैं. तो जैसे कि ये मोबाइल, ये लैपटॉप जो भी साइंस है, उसको कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब भक्ति में मतलब एवरीथिंग इज, मतलब जो भक्ति में प्रतिकूल है उसको हम सोचते हैं एवरीथिंग इज अगेंस्ट, मतलब जो कृष्ण से दूर ले जाते हैं तो एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, ऐसे मान लेते हैं. तो प्रभु जी, जैसे कि उपदेशामृत में भी आता है कि जो कृष्ण की सेवा में हम सर्विस लगा सकते हैं, तो वो मतलब हमें ऐसी चीज़ों से वैराग्य नहीं लेना है. तो हम कैसे मतलब इसको बैलेंस करेंगे? मतलब साइंस को भी मतलब कैसे, मतलब अगर कोई साइंस की चीज़ है आजकल तो जैसा हम देखते हैं, तो उसको भी कृष्ण की सेवा साइंस में की चीज़ें, कृष्ण की सेवा में हम ले सकते हैं. तो मतलब कैसे समझे कि मतलब ये तो साइंस, जैसे कि अगर ये मोबाइल, ये माइक है, कैसे समझे? मैं समझ गया आपकी बात. जैसे एक बैंक को लूट करके कुछ लोगों ने क्या किया, लुटेरों ने पहले कार चुराई,
फिर कार चुरा करके गए बैंक में और फिर बैंक को लूटा, और बैंक को लूट करके फिर उसी कार को लेकर के ट्रैफिक के नियम को तोड़ करके वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो अभी पीछे जो पुलिस है उसको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक के नियम को तोड़ करके उसको उसके पीछे जा करके पकड़ना चाहिए, या उनको ट्रैफिक के नियम पालन करते हुए उल्टा घूम के और फिर जाना चाहिए? ट्रैफिक के नियम को तोड़ना चाहिए। वो तो पुलिस है, फिर भी तोड़ना चाहिए, करेक्ट। तो उसी प्रकार से जो वैज्ञानिक खोजें हैं, चीज़ें हैं, उसके पीछे जो मूल है ना, वो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये जगत को हम अपनी शक्ति से सुख में बना सकते हैं। भगवान तो कोई है नहीं, और भगवान हो तो भी उसको हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हम उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। इस एक अंडरलाइन अनटोल्ड चीज़ है ये पीछे। तो इसलिए ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या है साइंस के से? ओवरऑल इफ़ेक्ट नॉट नेसेसरली, लेकिन ओवरऑल इफ़ेक्ट यही है कि लोग जो है उससे अधिक से अधिक नास्तिक बनते जा रहे हैं, या भोग विलास कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और पाप करने से भगवान से दूर जा रहे हैं। इसीलिए साइंस का हम उपयोग करें भगवान का गुणगान करने में, और जो भी गलत फहमी है उसको ख़त्म करने में। जहाँ तक उतना कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको हम उसके विरुद्ध साइंस की बातों में आकर के, या साइंटिफिक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यस वी कैन मेक दिस लाइफ बेटर बाय साइंस, अगर हम उससे प्रभावित हैं तो पहले तो उस प्रभाव से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। अगर हम उससे बाहर हैं और फिर हम सही जो तथ्य है शास्त्रों का उसको व्यक्त करने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साइंस से बिविल्डर्ड हैं उनका बिविल्डरमेंट दूर करने के लिए, देन इट्स अ गुड यूज, इट्स अ यूज इन द सर्विस ऑफ गॉड। उतना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आपने अभी भूत के बारे में कहा था, ये सब कुछ किसके बारे में? भूत? भूत वगैरह, आत्मा। भूत नहीं, मैंने तो आत्मा के बारे में। जो शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो वो एक तरह की इल्यूजन है। आपने अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वो भूत जैसा ही है कोई भूत? या एक्चुअली साइंस थिंग्स लाइक दैट। वो कुछ एक्चुअली भूत में तो विश्वास नहीं करते हैं। एनीवे, ठीक है। तो साइंस के हिसाब से जो वो भूत नहीं होता, हमारे शरीर के बाहर जो ऑरा होता है, ऑरा मरने के बाद वो थोड़ा सा अगर बच जाए तो जब तक हम जिंदा होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, पर मरने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वैसे ही वो ऑरा जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपनी मर्जी से वो उस शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा साइंस का मानना है। तो ये सत्य है या आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? तो साइंस जो कहता है कि ऑरा, मतलब वो कह रहे हैं कि ऑरा जो है उसी से सब कुछ चलता है, प्राण। ऑरा मतलब हमारे शरीर को दिखता नहीं है। सामान्य मनुष्य का ऑरा 2 से 3 फीट तक होता है, लेकिन जो संत महाजन का ऑरा होता है वो 10 से 20 फीट तक फैला हुआ होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं सर। हाँ। और संत महाजन मतलब उसकी डेफिनेशन? संत महाजन जो भगवान को मानते हैं। ज्ञानी लोग जो होते हैं। और मतलब ज्ञानी मतलब क्या? संत मान लो कौन सा ज्ञान, किस चीज़ का ज्ञान? उनको टेक्नोलॉजी एसी कैसे बना इसका ज्ञान, या भगवान का ज्ञान? भगवान का ज्ञान। तो फिर अगर साइंटिस्ट मानते हैं कि जो भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उनका ऑरा ज़्यादा होता है, और साइंटिस्ट भगवान में विश्वास करते नहीं हैं, मतलब उस तरह नहीं। हाँ, ज्ञान मतलब चलिए वो साइंटिस्ट की वाली बात छोड़ दीजिए कि वो संतों का ओरा सोचते हैं। वो सोचते हैं कोई ओरा होता है, ठीक है, ठीक है। ओरा से तो मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा एक नॉन मटेरियल चीज़ है, ओरा एक मटेरियल चीज़ है कि नॉन मटेरियल है? वो नॉन मटेरियल चीज़ है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं? कौन साइंटिस्ट मानता है ऐसा? मैंने सुना नहीं, साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द मेन स्ट्रीम साइंस के अनुसार कोई भी चीज़, इवन जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको मैटर का एक इफेक्ट मानते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड मैटर। तो साइंस कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं मानता है, मैटर का ही एक इफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू साइंस एवरीथिंग इज मैटर, मैटर का ही इफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू साइंस दे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग सच थिंग्स। वो तो उसको बोलते हैं पैरासाइंस, टेलीपैथी, मन, एक दूसरे के मन की बात को जान लेना, और ये ऑरा, दीज आर ऑल कॉल्ड सूडो साइंस इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। दे आर कॉल्ड सूडो साइंस, दे आर नॉट साइंस।
स्ट्रिक्ट सेंस में दे आर नॉट साइंटिफिक। हरे ओके, विल एंड हियर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।